नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश भर में नारी शक्ति वंदन का स्वागत हो रहा है और अधिनियम का स्वागत हो ही रहा था। सियासत भी शिखर पर रही, लेकिन लोकसभा में बिल पर चर्चा हुई और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यह रही कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। लेकिन बिल के पास होने से पहले क्रेडिट लेने की होड़ चरम पर दिखी। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इसे राजीव गांधी का सपना कहा, तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि कम से कम हमारे लिए, सरकार के लिए ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। बीजेपी के दूसरे नेताओं और मंत्रियों की ओर से भी विपक्ष को आड़े हाथ लिया गया। ऐसे में चर्चा हम करने वाले हैं महिला आरक्षण बिल और बिल पर उठ रहे सवाल और बिल को लेकर हो रहे सियासी बवाल पर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नई संसद की शुरुआत के साथ ही नारी शक्ति वंदन विधेयक को पेश कर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने मिशन 2024 की पिच पर मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। बिल पेश किए जाते ही लोकसभा में बहस हुई, तो आज फिर सदन में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हुई। चर्चा में क्रेडिट गेम शिखर पर दिखा। विपक्ष ने किंतु परंतु के साथ बिल का समर्थन तो किया, लेकिन सरकार की मंशा को सवालों के घेरे में लिया। विधेयक के प्रारूप में खामियां निकाली। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी नेताओं ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। तो लक्ष्मी ने संवैधानिक स्वरूप लिया है इस अधिनियम के माध्यम से, जिसके लिए मैं सरकार का, इस सदन का और पीठ का विशेषता आभार व्यक्त करती हूं। महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी मान्यता का मुद्दा है, हमारे स्वभाव का मुद्दा है, हमारी कार्य संस्कृति का मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण की बात है, ये संविधान संशोधन से जुड़ी हुई नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता, ये तीनों चीजें जिस दिन मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार का श्वास और प्राण दोनों बने हुए हैं। मन I stand in support of the Women's Reservation Bill. There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. लिहाजा संसद के अंदर और संसद के बाहर नारी शक्ति वंदन को लेकर वार पलटवार जारी है। हरियाणा में भी श्रेय की सियासत तेज हो गई है। महिलाओं का रिजर्वेशन कितने साल हो गए विषय को चलते हुए, आखिर ये कल ही इसके ऊपर पार्लियामेंट में, लोकसभा में तो पारित हो ही गया है। आगे प्रोसेस वो चालू हो जाएगी। जहाँ तक महिला आरक्षण का बिल है, ये शुरुआत ही कांग्रेस ने करी थी राजीव जी के समय से। बाद में कई दफ़ा ये आया, लेकिन किसी कारण से पास नहीं। उसका एक दफ़ा गवर्नमेंट गिर गई, कई बार विरोध कर दिया। तो अब इसका कोई विरोध कोई पार्टी नहीं करे। इसे मांग ये करें भाई अच्छा है, आना चाहिए, लेकिन इसमें बैकवर्ड क्लास की भी, ओबीसी की रिजर्वेशन होनी चाहिए और 2024 में लागू होना चाहिए। जो अभी लेकर आए परिसीमन होगा 26 में, तो जो पोस्ट होंगे 26 को परिसीमन होगा, तो 29 तक भी ये लागू
मुश्किल है। अभी परिसीमन करा गया, अभी लागू कर देना चाहिए। है अगर इनका मन शादी तो पहले ले आते हैं। आज इतनी वो कह रहे हैं कोई हम लेके आए तो 2 साल तक कहाँ रहे, ला सकते थे, पहले ला सकते थे। जाहिर है आधी आबादी को पूरा हक मिलने का हर दल स्वागत कर रहा है, लेकिन विपक्षी दल जहां सरकार पर देरी से विधायक लाने और 2024 में चुनावी फायदा लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही अब जल्द से जल्द इसे अमल में लाने का दबाव भी बना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि महिला आरक्षण पर क्रेडिट की होड़ के बीच कब तक और किस प्रारूप में महिला आरक्षण लागू हो सकेगा और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अलावा किस दल को कितना चुनावी लाभ मिलेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए, यही इस देश की परंपरा है। संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए। चलिए शुरुआत करेंगे चर्चा की कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका हुड्डा जी, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी, प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गई हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले देश की सभी महिलाओं को, नारी शक्ति को बहुत बधाई की। एक मील का पत्थर हम कहेंगे पोपली जी, ये पार किया गया, आखिर लोकसभा में पास हो गया आखिर बिल। क्या इसे ठीक है महिलाओं को अधिकार मिला, प्रतिनिधित्व मिलेगा, 33% हिस्सा मिलेगा, क्या इसे 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक समझा जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए? ज्योति जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं देश की जो महिलाएं हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, उनको प्राप्त करने का एक हर्डल, एक स्टेप जो है वो पार हो चुका है। आज लोकसभा में ये नारी शक्ति वंदन बिल पास हो चुका है और उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे लगता है कि जो महिला आरक्षण बिल है, महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन होना चाहिए, वो आज के समय की आवश्यकता है। अगर विमेन को आगे बढ़ना है, उनको एम्पावर्ड करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि चुटकी बजाई और एम्पावर्ड हो गया। उसके लिए छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए और मैं इसको एक छोटा स्टेप नहीं, बड़ी छलांग कहूंगी जो हम सब महिलाओं ने लगाई है। ये मेरा बिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। यहाँ पर जो स्क्रीन पे महिलाएं दिख रही हैं, चाहे आप हो, चाहे यहाँ पे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की है, या पूरे भारत की महिलाओं के लिए जो ये बिल आया है, इसमें आप ये देखिए कि जब एक महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 33% हो जाएगा, तो चाहे बढ़ते अपराध हो, चाहे जेंडर रेशियो हो, या इसके अलावा जो कम पोषक स्तर हैं, वर्कफोर्स में महिलाओं की कम भागीदारी, इन सब विषयों पर खुलकर चर्चा होगी और उस पर स्टेप भी लिए जाएंगे। लेकिन आपने यहाँ पर जो कहा कि मास्टर स्ट्रोक, तो मैं ज्योति जी, मैं इसको कहूंगी कि ये मास्टर स्ट्रोक भाजपा का नहीं, हम महिलाओं का है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ बढ़ता हुआ कदम है और ये कदम ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारी पार्टी की तरफ से लिया गया हो या प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से लिया गया हो। हमें मालूम है कि किस प्रकार से आवास योजनाओं में जो घर हैं वो 70% घर जो है महिलाओं के नाम किए गए। उज्ज्वला की अगर मैं बात कर लूं, जिस तरह से ट्रिपल तलाक को खत्म करने की बात की गई है, इस तरह के कितने सारे ऐसे काम हैं जो महिला सशक्तिकरण को लेकर मेरी सरकार ने किया है। एक विषय और यहाँ पर मैं रखना चाहूंगी कि कई बार कह दिया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, शौचालय बना रही है। अरे शौचालयों की जो खुले में शौच के लिए जाते थे, उसकी वजह से 40% जो क्राइम्स हैं, 40% महिलाओं के खिलाफ अपराध खुले में शौच के लिए जाते हुए होते थे। उसके विषय में सोचना और हर एक घर में नल से जल लाना, ये सब काम जो है मेरी पार्टी ने किया है। और मैं फिर से कहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि हमने चुटकी बजाई और काम हो जाएगा, हमें नए नए स्टेप लेने पड़ेंगे। और मैं बहुत गौरवान्वित होकर कहती हूँ कि मेरी पार्टी ने हर एक छोटा स्टेप भी लिया, आज वो बड़ा स्टेप भी लिया है। इसके पीछे राजनीतिक मंशा ना मेरी सरकार की है, अगर होती तो हर एक स्टेप में आपने देखा होगा कि हमने क्या होता है कि राजनीति में ज्योति जी कह दिया जाता है कि 5 साल के लिए चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म के डिसीजन है वो ले लिए जाएं। लेकिन मेरी सरकार की मैं बहुत अच्छी बात मानती हूँ कि वो बात करते हैं आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद। जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो अमृतकाल की बात करते थे, आज वो बात करते हैं 100 साल बाद भारत कैसे दिखेगा। ऐसे मुख्यमंत्री जी अगर वो बात करते हैं कि जल को कैसे बचाना है, उसको लेकर स्टेप लेते हैं, तो वो अगले 5 साल में नहीं दिखेगा, वो आने वाले 20-25 सालों बाद उसका असर दिखाई देगा। और ये इस तरह के डिसीजन लेने का जो जिगरा है, जो कलेजा है, वो मेरे नेताओं का है। उनके लिए मैं बार बार उनका वंदन और अभिनंदन करती हूँ। प्रियंका जी, वंदन अभिनंदन आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्रेडिट लेने के प्रयास भी सभी के हैं, खामियां भी निकाली जा रही हैं। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि लोकसभा में पास हो गया बिल।
लागू कब होगा? ये जैसे बाकी भाजपा सरकार के जुमले हैं वैसा ही जुमला है। ये बिल आपको अगर इसकी मंशा थी आपको महिला रिजर्वेशन लाने की, तो आपने 9 साल क्यों वेट किया? दूसरी बात, जो इसमें इफ एंड बट किंतु परंतु लगाया गया है कि जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद ये लागू होगा, तो आप मतलब अगर आप प्रैक्टिकली देखिए तो ये बिल 2029 तक पास हो लागू होगा, उससे पहले लागू नहीं होगा। और इससे पहले जो असली मंशा थी, असली मंशा महिला सशक्तिकरण थी, वो कांग्रेस पार्टी की थी। राजीव गांधी जी ने जब 1989 में पंचायती राज में और उसके बाद 1993 में जो लागू हो गया था, आज 15 लाख से ऊपर महिलाएं हैं जो लोकल बॉडीज में और पंचायती राज में प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरी बात ये है, जो अमृतकाल की बात हो रही थी, जैसे बाकी थी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर लो, हरियाणा से ही उसका, पानीपत से ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आज क्या हालत है हरियाणा में बेटियों की? हमारी महिला पहलवान दिल्ली में बैठी रही, क्या हालत हुई उनकी? आज हरियाणा में जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम रेट है वो कहाँ है? उसके बाद जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो महिलाओं के प्रति जो उनका रवैया है, जो उनकी मानसिकता है, आप एक बात बताइए। आपने बिल को लेकर, बिल पर थोड़ी बातें और कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे विषयों पर भी आएंगे। हुड्डा जी, नहीं, प्रियंका जी, आपने पहले ही वाक्य में ये कह दिया कि ये जुमला के, तो क्या बीजेपी के जुमले के लिए इमोशनल हो रही थी सोनिया गांधी? वो तो कह रही थी कि राजीव गांधी का सपना था, पेश किए जाने में आधा पूरा हो गया, कि अभी जब इसे अमल में लाया जाएगा तो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, आप पहले ही वाक्य में उसे जुमला बता रही हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल जुमला है। ये एक इनका चुनाव आने वाला है, उससे पहले ये जो जुमले देखते हैं उसी में से। तो क्या बीजेपी का जुमला राजीव जी का सपना है? बिल्कुल, राजीव जी का सपना था, उन्होंने तो पूरा किया। हम तो राज्यसभा में लाए थे। किसने पूरा किया? परंतु के लाए थे। किसने पूरा किया? किंतु परंतु। आप एक बात बताइए राजीव जी, हम बिना किंतु परंतु के लाए थे। अगर इनका सच्ची में मंशा थी कि महिला रिजर्वेशन पास होना चाहिए, तो क्या इसमें ये क्लॉज लगने चाहिए? ये पार्टी ऐसी है कि जो बिल इसको पास कराना होता है, चाहे वो 370 हो, 30 तलाक हो, कुछ भी हो, ये अपनी मंशा पूरी करती है। यहाँ मंशा ही नहीं थी, इसलिए सिर्फ एक वो जुमला फेंक दिया गया बाजार में इलेक्शन से पहले, और उसके बाद अब देखी जाएगी। अब उसमें जो किंतु परंतु लगा हुआ है। अच्छा, आप तो बहुत समझदार है, आपको सारा आइडिया है। आप ये बताइए, ये बिल जो पास हो गया है लागू कब होगा? कब जनगणना होगी? 2021 में होनी थी जनगणना, कब होगी वो जनगणना? अगर इनकी नीयत थी तो आप ही इन्होंने जनगणना करानी चाहिए थी और उसके बाद ये बिल लाना चाहिए था, पास करना चाहिए था। परिसीमन की बात हो रही है, अगर अभी ये बिल लागू करना चाहते हैं, मैं तो सब मानूंगी इनकी मंशा है, जब ये साथ के साथ ये बिल लागू करने, विदाउट एनी इफ्स एंड बट, विदाउट पुटिंग एनी क्लॉज कि इफ दिस विल हैपन देन दैट विल हैपन। ये इफ एंड दैट वाली जो पॉलिसी है ना, इससे तो ये जुमला ही लगती है। और कांग्रेस की तो सदा ही ये नीति रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उसी के चलते तो आप लोगों की क्या मजबूरी थी कि आप जुमले का समर्थन कर रहे हैं? हम तो महिला रिजर्वेशन बिल का समर्थन कर रहे हैं मैडम, हम जुमले का समर्थन नहीं कर रहे। हम तो अनकंडीशनल सपोर्ट टू द बिल कि भाई महिलाओं को रिजर्वेशन जो उनका हक है मिलना चाहिए। दैट इज आवर स्टैंड, दैट इज स्टैंड ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। आपको तो पता ही होगा, पंचायती राज से लेके पहले भी सोनिया गांधी जी ने बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे, राहुल गांधी जी ने पत्र लिखे कि आप बिल लाइए, हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। तो ठीक है, वंदना पोपली जी, देखिए सरकार की मंशा पर तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी जब जनगणना होनी थी उससे 2024 से ठीक पहले आप लोग ला रहे हैं, चुनावी फायदा लेने के लिए। लागू तो अभी हो नहीं पाएगा, जो कि विपक्ष बार बार कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज अमित शाह जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका लोकसभा में। शायद इन्होंने सुना नहीं, इनको जो कुछ लिखकर दे दिया गया ये वो लेकर आ गए हैं। आप ये देखिए कि जो सीटें हैं, अगर 33% रिजर्व हो जाती हैं तो कौन कौन सी सीट रिजर्व होगी ये कौन तय करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? और उन्होंने वहां पे बहुत क्लियरली कहा, अगर वायनाड तय हो गया तब आप कहोगे राजनीतिक है। तो इसके लिए क्या है कि डीलिमिटेशन कमेटी होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, इलेक्शन कमीशन के एक पर्सन होते हैं, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक व्यक्ति उसमें इंक्लूडेड होता है, और सब मिलकर सीटों को तय करते हैं। और ये संविधान के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर सीटें तय करनी है, उनको दोबारा से तय करना है, तो वो डीलिमिटेशन कमेटी के द्वारा ही होगा। अब डीलिमिटेशन कमेटी के बगैर कौन करेगा? मुझे प्रियंका जी ये बता दें कि अगर कहते हैं कि एक सेकंड बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, प्लीज वेट करिएगा, अभी तो बहुत सारी बातें आपने कही, हर एक का जवाब देना है। तो ये डीलिमिटेशन कमेटी के बगैर ये तय कौन करेगा कि कौन सी सीट महिला की रहेगी, कौन सी सीट नहीं रहेगी? उसका जवाब मुझे दे दीजिएगा। और आपने यहाँ पर बार बार कहा कि 9.5 साल कहाँ थे?
मैं तो पूछूंगी 49 साल आप कहाँ थे, और 27 सालों से ये अटका हुआ था बिल, तब आप कहाँ थे, उसका जवाब दीजिए। और एक चीज और ज्योति जी बड़ा क्लियर करना चाहूंगी, ये सोनिया गांधी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है, इनसे पूछेगा प्रियंका जी से, महिला कांग्रेस सोनिया जी को धन्यवाद देने क्यों गई? उनको पता है सोनिया जी तो पास नहीं करवा पाई, लेकिन मोदी जी पास करवा लेंगे, इसलिए वो धन्यवाद देने गई कि ये तो होना ही है, क्योंकि बिल मोदी जी लेकर आए और वो पास जरूर होगा, इसलिए वो धन्यवाद देने गई, इसलिए वो श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि चुनाव आने वाला है, 370 के समय कौन सा चुनाव था ये बता दीजिए, ट्रिपल तलाक जब खत्म किया तो उस समय कौन सा चुनाव था ये बता दीजिए। बड़े फैसले लेना हमारी काम है, हम उसको लगातार कर रहे हैं, हम चुनावों का मुंह नहीं देखते हैं, और चुनाव तो देश में लगातार होते रहते हैं, तभी तो हम कहते हैं ना कि एक देश एक चुनाव करवा लीजिए, उसमें भी इनको ऑब्जेक्शन। बस सीधी सी इतनी सी बात है, मंशा ये लगातार कर रही थी, मंशा तो इनकी क्लियर दिखाई दे गई। मुझे इतना बता दीजिए, आप यहाँ पर बार बार कह रहे हैं अनकंडीशनल, राहुल गांधी जी थे क्या वोटिंग के समय? अपना जब उन्होंने वक्तव्य दिया उसके बाद वो उठकर चले गए, क्या राहुल गांधी जी वोटिंग के समय थे? आपके जो लीडर हैं वो वोटिंग के समय वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, और आप कहते हैं कि मंशा हमारी खराब है। अरे आप चेक कर लीजिए ना, क्यों शोर मचता है ये बता दीजिए। अगर आपको कोई ऐतराज है, आपको लगता है कि ये कब शुरू होगा, कब, उसके बारे में बहुत क्लियर जवाब अमित शाह जी ने दिया है कि जो तय करने की पावर है, संविधान के हिसाब से चलेंगे ना, संविधान बहुत शोर मचाते हैं आप, संविधान के हिसाब से चलेंगे। संविधान में लिखा है कि डीलिमिटेशन कमेटी है, वो ही बताएगी कि नई सीटें जो हैं वो किस प्रकार से रिजर्व की जाएंगी। तो अब हम कर देंगे तब तो आपको बड़ा ऐतराज हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो मंशा है पूरे देश को पता चल रही है कि आपकी क्या मंशा। आपने बहुत सारे यहाँ पर बातें कही, यहाँ पर उन्होंने क्राइम रेट की बात करी, हरियाणा में बेटियों की बात करी, तो मुझे लगता है क्राइम रेट इनको अपने समय में भी देख लेना चाहिए। अभी मैं दूसरे पैनलिस्ट को भी चर्चा में जोड़ूं। प्रियंका जी आएंगे आपके पास भी, प्रियदर्शनी जी भी हमारे साथ है स्टूडियो में। एक मिनट मैम अभी, क्योंकि हमें सभी पैनलिस्ट को जोड़ना है और सबका पहला जवाब हो जाएगा, उसके बाद फिर से आएंगे। वंदना जी को भी अपनी बात पूरी करनी है। अभी आप सुने, धैर्य से सुने। प्रियदर्शनी जी कैसे देख रही हैं आप इस बिल को? क्योंकि एक महिला होने के नाते तो बहुत अच्छी बात यह है कि हर तीसरा सांसद, हर तीसरी विधायक किसी भी राज्य में अब एक महिला होगी। देखिए, सुनने में ये अमल में लाया जाएगा, सुनने में तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है, सपना जैसा लग रहा है, लेकिन ये सपना धरातल पे आएगा या नहीं आएगा, यही बात मैं बार बार कह रही हूँ और हमेशा से कह रही हूँ, क्योंकि ये जुमला ही है। वाकई बड़ी देर कर दी हजूर आते आते आपने, ये हकीकत है। मतलब क्या आप वाकई, और वंदना जी की मैं बात सुन रही थी, वो बहुत सारी टेक्निकलिटीज बता रही थी कि भाई ये होना है, वो होना है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वंदना जी पार्टी की सीनियर प्रवक्ता हैं, आप ये बताइए कि जिसको कहते हैं, जब आपको ये सारी टेक्निकलिटीज पता है, आपके नेतागणों को भी ये सारी टेक्निकलिटीज पता है, तो उसके बाद इतनी देरी क्यों इतनी देरी? कहाँ इंतजार कर रहे थे आप? ये तो वही इंतजार हुआ जो प्रधानमंत्री जब जिनको जीएसटी लागू करना था, जब लॉकडाउन करवाना था, जब नोटबंदी करवानी थी, तो रातों रात फैसले ले लिए गए, और उसके बाद जब यहाँ पे फैसला महिलाओं के उत्थान का हो, तब आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। 9 साल तक इंतजार कर रहे हैं कि 2024 में जब चुनाव आएगा तो महिलाओं को भी एक लॉलीपॉप दे दी जाएगी, यही आपकी मंशा है। उसमें भी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ओबीसी महिलाओं को आप कैसे भूल गए। देश की अगर सबसे प्रताड़ित अगर कोई महिलाएं हैं तो वो ओबीसी की महिलाएं हैं। कैसे उनका आपने कितना बड़ा अपमान किया है बड़ी संसद में, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, कितनी हास्यास्पद बात है, आज मैं देख रही थी कि अनुराग ठाकुर जी अभिनेत्रियों के साथ, जो हमारी फिल्म अभिनेत्रियां हैं, उनके साथ नया पार्लियामेंट दिखा रहे थे, और वो सारी अभिनेत्रियां महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रही हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। काश ये होता कि कुछ ओबीसी की और ट्राइबल की महिलाएं आती और वहां वो महिला सशक्तिकरण की बात करती, तो हम मानते कि देश प्रगति पे है, उन्नति पे है, और ये वाकई महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अफसोस कि वही जो चाटुकारिता करते हैं वही आसपास दिखाई देते हैं, और यही हकीकत है। और इसी पे मेरी बात खत्म नहीं हो रही है। जनगणना तो 2021 में होनी थी, तो क्या ये सो रहे थे? तो आज 2023 हो गया है,
उसके बाद भी जनगणना नहीं हो पाई है। तो इसका मतलब कि क्या ये जुमला नहीं है, क्या ये बात सत्य नहीं है? हम टेक्नोलॉजीज की बात करें, एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति, एक आम महिला को क्या मतलब आपकी टेक्नोलॉजी से? लेकिन आपको सरकार में रखा गया है लोगों का काम करने के लिए। जब आप बाकी बिलों का गुणगान कर रही थे कि हमने ये पास करवाया, वो पास करवाया, ये करवाया, वो करवाया, तो महिलाओं को कैसे भूल गए? और ये वही प्रधानमंत्री है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न किया जा रहा था, ये स्मृति ईरानी जी को मैं सुन रही थी, ये मौन थी, प्रधानमंत्री मौन थे, 2 मिनट के लिए आए और शब्द बोल के चले गए। आप ये बताइए। और जहां तक खट्टर सरकार का भी बखान में अभी सुन रही थी, तो मुझे तो हंसी अपनी कैसे रोकी है मैंने, ये मैं जान रही हूं। खट्टर साहब के बारे में बखान कर रहे हैं कि वो महिला उत्थान चाहते हैं। अगर वाकई महिला उत्थान वो चाहते हैं तो आपके यहाँ एक मंत्री संदीप सिंह, जो कि महिला उत्पीड़न के मामले में ही है, और उसके बाद भी उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया है, जबकि बार बार आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को सड़कों पर उठाया है, उसके बाद भी आप खामोश हैं। और ये सारी महिलाएं, हरियाणा की सारी महिलाएं, देश की सारी महिलाएं इनको माफ नहीं करेंगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि महिला अबला है, तो यकीन मानिए महिला अबला नहीं है, सबला है, और आप महिलाओं को बेवकूफ बनाना बंद करें। आएंगे अभी रेडू साहब से भी पहला जवाब हम ले लें, क्योंकि सभी पैनलिस्ट को सुन रहे हैं। रेडू साहब, आज लोकसभा में बिल पास हो गया है, कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है कि अब आधी आबादी को पूरा अधिकार मिलने जा रहा है देश में। सबसे पहले ज्योति जी, मैं अपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत हमारी बहनों को बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन देता हूं कि काफी लंबे इंतजार के बाद आखिर ये घड़ी आई और हरियाणा प्रदेश में जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2023 पास हुआ। अगेन एंड अगेन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। देखिए ज्योति जी, प्रकृति ने सृष्टि को चलाने के लिए 2 रूप में इंसान को बनाया है, पुरुष और महिला। इसी से जो है ना प्रकृति चलती है, इसी से संसार चलता है और इसी से परिवार चलते हैं। और जब ये दोनों लगभग बराबर की संख्या में है, तो आखिर आज तक मैं तो मानता हूं आज तक महिलाओं के साथ काफी अन्याय होता रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था प्रकृति के हिसाब से। चाहे पहले अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, सती प्रथा भी हुआ करती थी, वोट का भी अधिकार नहीं होता था, स्कूलों में भी नहीं भेजा जाया करता था, एजुकेशन का भी अधिकार नहीं होता था, यानी सारी सबके ऊपर से चलते चलते आज वो स्टेज है जो एक सत्ता की स्टेज आई है। और सत्ता में भागीदारी महिलाओं को, हमारी बहनों को मिली है, 33% मिली, चाहे बेशक, जबकि 50% जो महिलाएं हैं तो उनको 50% ही मिलनी चाहिए थी, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन फिर भी जो मिला है वो स्वागत योग्य है, हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, बड़ा अन्याय, एक तरह से मैं कहूंगा, बड़ी आत्मा से कह रहा हूं मैं, बड़ा एक निष्पक्षता चली हुई थी महिलाओं के साथ। 2011 के सेंसस में जो हमारी रिपोर्ट थी, महिलाएं 943 1000 के ऊपर महिलाएं थी, यानी कि लगभग बराबर थी। और इसी प्रकार से जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई हुई है, उसने दिखाया कि 2021 में यदि सेंसस होता है हमारा, तो उसमें महिलाओं की संख्या 1000 से बढ़ करके 1023 हो गई है, यानी पुरुषों से ज्यादा हो गई है, यानी 50% से भी ज्यादा है। जबकि मौजूदा लोकसभा की यदि मैं बात करूं तो केवल मात्र 82 महिलाएं लोकसभा में है, जबकि 33% के हिसाब से 182 की संख्या बनती है। और राज्यसभा में केवल मात्र 14% है, जबकि राज्यसभा में 33% के हिसाब से 83 महिलाएं हमारी होनी चाहिए। अभी लोकसभा और विधानसभा अब देखिए, जब से हाँ उसके राज्यसभा में नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि होनी चाहिए थी। अब इतने सालों से ये इसकी शुरुआत भी, ज्योति जी आपको तो ध्यान ही होगा, 1970 में शुरुआत हुई थी कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में एक स्टेटस दिया जाए। 1970 की शुरुआत हुई थी, जब यूएनओ ने एक रिपोर्ट मांगी थी इंडिया से, और यूएनओ ने कहा था कि भाई हम जो है 1975 में को महिला इंटरनेशनल ईयर मना रहे हैं, आपके देश की महिला स्टेटस की रिपोर्ट हमें दे दीजिए।
उसके बाद से महिलाओं को थोड़ा बहुत राजनीति में हिस्सा मिलना शुरू हुआ था। वो एक अलग बात है कि माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री भी रही हैं। तो इस प्रकार से देखिए ज्योति जी, स्वागत करते हुए मैं यही कहूंगा कि बहुत सारा नुकसान महिलाओं को हुआ। यदि महिलाओं को पहले से आरक्षण होता ये 33%, तो कम से कम 100 महिलाएं हर योजना एक्स्ट्रा लीडर बनती और आगे बढ़ती, और वो 100 महिला आगे बढ़ करके कितनी और अपनी बहनों को आगे बढ़ाने का काम करती, और आज हम महिलाएं जो है पुरुष के बराबर में खड़ी हो जाती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया इन्होंने सरकार ने। लेकिन इसके बाद भी ज्योति जी कमियां भी सरकार ने छोड़ने का काम किया। देखिए, आप कुछ भी कहें, अभी हमारी वंदना बहन जी बोल रही थी कि इसकी जो डिलिमिटेशन कमेटी बनेगी और तब वो रिपोर्ट देगी। ये बिल्कुल सत्य है कि विदाउट डिलिमिटेशन कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके बगैर कौन सी सीट महिला के लिए रिजर्व होगी, कौन सी नहीं होगी, ये एक प्रोसेस है जो प्रोसेस पूरा करना होगा। लेकिन क्वेश्चन ज्योति जी ये बनता है कि 9.5 वर्ष का शासन जा चुका, अगले इलेक्शन में 2024 का मात्र थोड़ा सा समय बचा हुआ है। ऐसे वक्त पर ये जो महिला बिल लेकर के आए, क्या ये बिल आज से 2 साल 4 साल पहले नहीं लाया जा सकता था? हाँ, ये सवाल जरूर है। था, और क्योंकि सरकार को पता था कि डिलिमिटेशन कमेटी बनेगी, ये पहले से भी जानकारी थी, ऐसा नहीं कि कुछ नया ही एकदम से सामने आ गया। 2024 में अब पोपली जी को जवाब दें उससे पहले प्रियंका जी बहुत इंतजार कर रही हैं। प्रियंका हुड्डा जी, अब तो सोनिया गांधी इमोशनल भी हो रही हैं। राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि उनका, सर आपका जवाब पूरा हो गया, आएंगे आपके पास भी। मेरी बात तो खत्म नहीं हुई थी ज्योति जी। अमित शाह ये कह रहे थे कि अमित शाह का कहना है कि जो भारत से नहीं है, जिनकी जड़ें भारत से नहीं है, वो भारत को जानते ही नहीं है, और हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पास कराना था, कानून बनाना था, तो आप लोग बहुत सरकार में रहे, क्यों नहीं करवाया? आप मेरे से पूछ रही है ना? जी बिल्कुल, आपसे कांग्रेस का, हाँ जी, कांग्रेस का स्टैंड शुरू से ही क्लियर है महिला सशक्तिकरण के लिए। अभी से नहीं है कि भाई हमने अभी ये नया इलेक्शन से पहले जुमला फेंक दिया है, कुछ है। राजीव गांधी जी का शुरू से ही सपना था कि महिलाओं को अपना अधिकार मिले। उसके लिए उन्होंने वैलिड स्टेप्स भी लिए। पंचायती राज में जो महिलाओं को अपना स्थान मिला है, आरक्षण मिला है, आपको भी पता है वो किसकी देन है, किसने उसके लिए संघर्ष किया। उसके बाद आप देखिए, माननीय जो हमारी सोनिया गांधी जी है, राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने भी अपने समय में राज्यसभा में बिल लाए, पास भी कराया, और लोकसभा में वो मेजॉरिटी ना होने के कारण पास नहीं हो पाया। तो हमारी मंशा में या हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी, और हमने कोई कंडीशंस नहीं लगा रखी थी कि इफ एंड बट। जैसे इन्होंने, क्या आप एक बात बताइए, ये पूरी सरकार चलाते हैं, इन्हें ये नहीं पता था अगर ये महिला आरक्षण लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या वैलिड स्टेप्स होने चाहिए। आज ये 9.5 साल का वेट करते हैं कि उसके बाद जब इनमें 6 महीने रह जाते हैं, इन्हें पता है ना जनगणना हो रखी, ना डिलिमिटेशन हो रखी। आप बताइए, हमें तो जुमला ना कहें या फिर ऐसा, मतलब वो कहते हैं ना पोस्ट डेटेड चेक ना कहें, तो क्या कहें कि अब ये क्यों लेके आए, जब इन्हें पता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट इनटू इफेक्ट 2024 तक ये हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, आप इसे रिलेट कीजिए, इनका जो ये पूरा ये सब इलेक्शंस के लिए एक जुमले की तरह इसलिए कहती हूँ कि जो इनकी मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता है, वो इनके जो सीएम है, असम के सीएम है हिमंता बिस्वा जी, आपको इनकी स्टेटमेंट याद है उन्होंने क्या कहा था कि अगर कमलनाथ जी अपने आप को हनुमान भक्त मानते हैं तो उन्हें 10 जनपद को आग लगा देनी चाहिए। कौन रहता है 10 जनपद पर? एक महिला सांसद के लिए ऐसी बात कही उन्होंने, जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट के, उनके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा। इसलिए कहती हूँ इनकी जो सोच है महिला विरोधी है। तेजस्वी सूर्या जी हैं, जो इन्हीं के सांसद है, बहुत प्रिय सांसद है, वो क्या कहते हैं महिलाओं के लिए? अमित मालवीय जी, वो क्या ट्वीट करते थे, उनके ट्वीट, पुराने सारे ट्वीट निकालिए आप तो रिपोर्टर है, आपका तो ये काम है, आप देखिए कि क्या उनकी महिला विरोधी। योगी आदित्यनाथ जी, उनका स्टैंड क्या है महिला आरक्षण बिल पे? उसके बाद जैसे कि मेरी आम आदमी की जो पार्टी की जो कुलीग है, वो पहले ही बता चुकी है कि जो महिलाओं के खिलाफ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, हरियाणा में आज बेटियों का क्या हाल है, जो बेटी स्पोर्ट्स में आगे जा रही है उनके साथ क्या हो रहा है। मैं एक और बात, लास्ट इशू, इस आपको पता है आरबीआई का नया रिपोर्ट आया फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसमें जो सेविंग है, नेट हाउस होल्ड सेविंग है, दैट हैव फॉलन टू 50 ईयर लो। मतलब 50 साल में सबसे कम सेविंग इस साल है हमारी, फिर 7.2% फॉल हुई है 2022 से। तो ऐसे में जब घर की बचत इतनी कम
सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटा देते हैं और 10% टोल के दाम बढ़ा देते हैं। 5,000 करोड़ रुपए जीटीडी के जो ओनर का माफ कर देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर देते हैं। तो ऐसी सरकार जिन्हें महिलाओं की ना कोई ठीक है मैडम, अभी पोपली जी, ये ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि सरकार की अचानक नींद टूटी, सरकार को याद आया कि आरक्षण बिल लाना के विपक्ष कह रहा है झुंझुना है, ये चुनावी फायदा लेने का प्रयास है, जनगणना करवानी थी, परिसीमन भी होना था, क्या सरकार को जानकारी नहीं थी 9.5 साल तक? देखिए कहते हैं ना कि जब कुछ समझ नहीं आता क्या जवाब दे, तो चलो समय पे क्वेश्चन उठा देते हैं कि ये इस समय क्यों हुआ, उस समय क्यों नहीं हुआ। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि 370 एक हमारा बड़ा सपना था पूरे देशवासियों का, और वो जब 370 हटी तो तब कौन से चुनाव थे। और मुझे ये याद है कि जो मोदी जी की टर्म 1 थी 2014 से लेकर 2019 तक, तब ये पास नहीं हुआ। ये 370 जो धारा टूटी थी तब नहीं हुई थी, वो उसके बाद हुई थी। अब स्थितियां क्या रहेंगी, किस प्रकार से करना है, लेकिन मुझे ये बड़ी हैरानी होती है कि कितनी कोशिश कर रहे हैं इनके जितने भी लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, ये भी कह रहे हैं ठीक है। मैं तो रेणु जी का बड़ा धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने सबको हम सबको बधाई दी। अब एक महिला होने के बावजूद, महिला नेत्री, क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ ईमानदार ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक बधाई तो बनती थी ना देश की महिलाओं को, अगर आपको ऐसा लगता था। लेकिन ये कहाँ पर, एक सेकंड, बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं, ये कुरूप चेहरा इनका दिख रहा है। आप ये देखिए इन पार्टीज का, इन्होंने यहाँ पर एक प्रश्न उठाया, मैं भी दिखाऊंगी ज्योति जी, मुझे मौका दीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे उन्होंने उठाया कि ओबीसी महिलाओं को लेकर, मुझे लगता है ये टेक्निकलिटीज की बात कर रहे थे कि टेक्निकलिटीज आम आदमी नहीं जानता। बिल्कुल आम आदमी टेक्निकलिटीज नहीं जानता, पर आप तो जानते हैं, आपको पता है कोर्ट में कैसे जाना है, PIL कैसे लगानी है और कैसे इसको रोकना है। जैसे हमने सरपंच के इलेक्शन में हरियाणा में देखा था, कौन थे वो, कांग्रेस के नेता के बेटे थे जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश की थी, जो हमारे लोकल बॉडी के इलेक्शंस की थी। तो आप यहाँ पर देखिए ओबीसी का मुद्दा ये यहाँ पर उठा रहे हैं। क्या ओबीसी की महिलाएं एक्सक्लूडेड है? क्या ओबीसी की महिलाएं इसमें नहीं है? दूसरी बात, लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में हम सबको मालूम है जो रिजर्वेशन है वो 2 कैटेगरीज के लिए है, एक शेड्यूल कास्ट के लिए, एक शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब नहीं है तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी सब जर्नल के लिए है। तो ये ओबीसी का मुद्दा ये उठाते हैं, ये कहते हैं कि पिछड़ी महिलाएं, क्या पिछड़ी महिलाओं को हमने छोड़ दिया? क्या उसमें जर्नल में वो इंक्लूडेड नहीं है? स्टिल फिर भी मैं एक आपको राम मनोहर लोहिया जी की एक कोट करना चाहूंगी, जो उन्होंने संसद में खड़े होकर उन्होंने बात कही थी, सदन में खड़े होकर उन्होंने बात कही थी, वो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा था कि महिला को जाति में नहीं बांधा जा सकता। महिला ओबीसी की हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, ब्राह्मण की हो, किसी भी पार्टी की हो, महिला समग्र रूप से पिछड़ी हुई है। महिला की एक ही जाति है कि वो कहीं ना कहीं, एक ही आइडेंटिटी है कि वो एक महिला है और वो पिछड़ी हुई है और उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। अगर आप उसको जाति में बांधेंगे तो इसका मतलब आपकी मंशा पे बार बार यहाँ पर प्रश्न उठता है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो ये जो टेक्निकलिटीज की बात यहाँ पर करते हैं, मुझे इतना बता दीजिए, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हैं, आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स पे जाएंगे, मैं भी 20-25 स्टेटमेंट सुना सकती हूँ हर एक पार्टी की, लेकिन इतना बता दीजिए आपकी पार्टी में महिलाओं के लिए संगठन में कितना रिजर्वेशन है? मेरी पार्टी में 33% है। आपके कितने मंत्री महिला हैं? मेरी 33% है। ये रिजर्वेशन दिया हुआ है। ये मेरी संगठन में 33% का रिजर्वेशन मेरी पार्टी में दिया हुआ है। आप संगठन का जवाब दे दीजिए, आपके संगठन में क्या 33% है रिजर्वेशन? उसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। और एक चीज और कहना चाहूंगी, महिला आरक्षण आज की जरूरत है। अभी इंदिरा गांधी की बात हो रही थी, इंदिरा गांधी जी की, तो एक इंदिरा गांधी जी के PM बनने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता, एक प्रतिभा पाटिल के प्रेसिडेंट बनने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता, एक द्रौपदी मुर्मू के खाली प्रेसिडेंट बनने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। इस देश में तो सुल्ताना भी रही है, रजिया सुल्ताना, लेकिन एक जो कॉन्क्रीट रूप से हमें कहीं ना कहीं इनको सशक्तिकरण देना पड़ेगा, ये रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि इधर की बात उठाएंगे, समय की बात उठाएंगे, ओबीसी का इनको खुद पता है, ओबीसी का रिजर्वेशन लोकसभा में है ही नहीं, राज्यसभा में है ही नहीं, विधानसभा में है ही नहीं, लेकिन ये जानबूझकर उठाते हैं। और मेरी इस बात का जवाब नहीं मिला। क्या राहुल गांधी वोटिंग में थे? राहुल गांधी क्या वोटिंग में थे? उसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। ज्योति जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि किस तरीके से इनके नेतागण
किस किस्म की भाषा का प्रयोग करते हैं। 20-25 भरी सभा में ये महिलाओं को सूर्पनखा महिला आरक्षण बिल पे बात हो ना, भरी सभा में महिलाओं को सूर्पनखा बोलते हैं, कोई अगर आपके पास मुद्दे नहीं है, महिलाओं के चरित्र पर प्रहार करते हैं, महिलाओं के चरित्र पर प्रहार करने वाली पार्टी आज ये बात कर रही है कि 33% जवाब है, ऐसा नहीं हो सकता है। महिलाओं को उन्होंने अपना समझ रखा है। और जहाँ तक मेरी बहन बात कर रही है कि किस तरीके से आप जिस तरीके से आप बात कर रही है, इस बिल को लेकर कोई जवाब है, हमारी पार्टी में कितने परसेंट, बिल्कुल जवाब है, बिल्कुल जवाब है। आप सुनने की क्षमता रखिए, बिल्कुल जवाब है मेरे पास वंदना जी, सुनने की क्षमता रखिए। बताइए। इनका पहला, मेरी बहन वंदना की मैं बातें बहुत प्यार से सुन रही थी। पहला सवाल इन्होंने पूछा मुझसे कि क्या मेरी पार्टी में 33% आरक्षण है। यकीन मानिए हमारी पार्टी में जो महिलाओं को सम्मान मिलता है वो देखने लायक बनता है। और किस तरीके से भाषा का प्रयोग आपके नेता करते हैं ये सुनना बहुत जरूरी है और बड़ा आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आपके नेता महिलाओं के चरित्र में टिप्पणी करते हैं और ये टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। आपके पास बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या आपकी पार्टी में 33% बिल्कुल है, बिल्कुल है। बिना आरक्षण हम जुमला नहीं करते हैं। आप संगठन की क्या बात कर रही है? आप जो बात कर रही हैं, जो 33% आपने आरक्षण दिया है उसमें आपने सेलिब्रिटी महिलाओं को रख रखा है। हेमा मालिनी जी, हेमा मालिनी जो आज तक संसद में दिखती नहीं है। आपको ऐसी महिलाएं चाहिए जो जिसको कहते हैं ना, जो गायें हो, जो दिखे ना। निर्मला सीतारमण जी, स्मृति ईरानी जी, जिनका जो मौन थी, मणिपुर का मुद्दा था, महिलाएं नग्न हो रही थी और मौन थी। शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी जी को कि जब मुद्दे आते हैं महिला सशक्तिकरण के तब ये सारी महिलाएं जवाब नहीं है। ये बिल्कुल जवाब है। दूसरी बात, ये बात कर रही जाएंगे उधर जाएंगे, मेरी बहन बात कर रही है, मेरी बहन बात कर रही है हरियाणा में वंदना बहन सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। वंदना बहन सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। बात करना मैं सुनूंगी। अगर आप सुनने की शक्ति रखिए तो रखिए। क्या तर्क है? ऐसे तो चर्चा आप करेंगे तो आप यही इनका चरित्र, चाल और चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। चाल और चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि जब भी इनसे कोई चर्चा करनी चिल्लाने लगते हैं, जब भी इनसे चर्चा करनी चिल्लाने लगते हैं। केजरीवाल जी के जितने भी आदर्श हैं वो तो आपने मैनिफेस्टो में कॉपी कर रहे हैं। 2 लाख देके 25 लाख की ऐड कराता है, जो बच्चों के कसम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है भारतीय जनता पार्टी का नाम, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पे रख देना चाहिए। आरक्षण बिल पे तर्क है तो जवाब दीजिए। बिल्कुल है तर्क, आप सुनने की क्षमता रखिए, बिल्कुल तर्क है। आप ये बताइए कि हरियाणा में अगर ये इतनी महिला सम्मान की बातें करते हैं तो इस चीज का जवाब दीजिए कि आज हरियाणा में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम हरियाणा से हैं, मैं हरियाणा में हरियाणा की हूँ। कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है, आपके मंत्री कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आज पहली बार जब महिलाओं को महिलाओं के होते हैं तो आपके मंत्री उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पुलिस की भर्ती हो रही थी, दंगे होते हैं, पुलिस की भर्ती हो रही थी, महिलाओं की छातियों का साइज पूछा गया। शर्म आनी चाहिए आपके खट्टर सरकार को। क्या वहाँ महिलाएं नहीं थी जब दिल्ली में दंगे हुए? आपके मंत्री को शर्म आनी चाहिए। संदीप सिंह के साथ क्या किया? जवाब दीजिए मुझे। वंदना बहन संदीप सिंह के साथ क्या किया? आपके खट्टर इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल जवाब देने लायक आपको छोड़ा नहीं। सारे जवाब है, बिल्कुल जवाब है। हमने आपको अच्छा एक वंदना बहन एक बात बताइए, बता दीजिए। वंदना बहन बिल पर आपके पास कोई बिल्कुल है, बिल्कुल है, अभी बोल रही हूँ। आप बताइए 6 महीने में क्या आप पास कर देंगी? 6 महीने में क्या आपकी पार्टी पास कर? 6 महीने में हो गया? 6 महीने में क्या ये बिल पास हो जाएगा? 6 महीने में ऑन रिकॉर्ड बोलिए, ऑन रिकॉर्ड बोलिए, ऑन रिकॉर्ड बोलिए, ऑन रिकॉर्ड बोलिए। लोकसभा में हो गया, आज लोकसभा में बोलिए। ऐसे नहीं चलेगा, जुमले नहीं चलेंगे। प्रेसिडेंट आज लोकसभा में पास नहीं हुआ, वो देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये ऑन रिकॉर्ड बोले कि 6 महीने में ये बिल पास हो जाएगा। आप लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। जनगणना पास होगा, वो प्रेसिडेंट भी पास करेंगे। जब जनगणना हुई ही नहीं है, आप टेक्निकल सुना रही थी, आपको खुद ही टेक्निकलिटीज नहीं पता है। जब जनगणना हुई क्या चल रहा है लोकसभा में पास, लोकसभा में पास क्या जनगणना हुई? जनगणना हुई,
बताइए, जनगणना जब होगी तो आपके सामने आएगा। कोरोना टाइम पीरियड में जनगणना कहीं अरे ना, हाँ भी वही प्रधानमंत्री है जो रातों रात हमने तो कर दिया, हमने तो कर दिया। तुमने दिल्ली में किया? हम तो दिल्ली में करने के लिए आप काम करने दे रहे हैं हमें दिल्ली में। हमने आप हमें दिल्ली में काम ही नहीं करने दे रहे हैं। आप हमें दिल्ली में काम ही नहीं करने दे रहे हैं। आप चाहते ही नहीं है दिल्ली में काम करें। पार्टी में भी मोदी आते नहीं, हैं क्या? आप चाहते ही नहीं है दिल्ली में काम करें क्या? आप यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मोदी जी की इमेज करती रहे। पंजाब में किया, प्रियदर्शनी जी, पोटली जी, आप दोनों सुने अभी, आप दोनों सुने अभी, आप दोनों अभी सुने। भारतीय जनता नहीं, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप दोनों की बातें समझ नहीं आ रही है। प्रियदर्शनी जी, पोटली जी, नहीं पंजाब में किया, पंजाब में किया, दिल्ली का तो बहाना है आपका। पार्टी में भी मोदी आते हैं, मानते हैं पार्टी में भी मोदी आते हैं। आपके तो सपने में भी मोदी आते मानते हैं कि आप दिल्ली में हमें काम करने नहीं दे सपने रहे में भी मोदी आते हैं। सपने में तो आएंगे ना जो हमारे देश के लिए सोया करो, आराम से सोया करो। हमें देश की जनता से प्यार है, हमें जनता से, मेरी बहन वंदना सुनिए, तुम्हारे फायदे की भी बात है। चलिए आप दोनों बिल्कुल है, बिल्कुल है, वंदना, पोटली जी, प्रियदर्शनी जी, करती हूँ मैं नहीं महिलाओं ऐसे चिल्ला चिल्ली नहीं, तरीके से नहीं महिलाओं का अपमान प्रियदर्शनी नहीं जी, देख सकती ऐसे नहीं मैडम, ऐसे नहीं हो पाएगा। नारी शक्ति के बीच विजेंद्र रेड्डी जी बहुत शांति से सबको सुन रहे हैं। चिल्ला चिल्ली के बीच वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रेड्डी साहब, अब जो क्रेडिट लेने का प्रयास कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि हमारा सपना था, हम पहले भी बिल लेकर आए, पास नहीं हो पाया था। बीजेपी कहती है मंशा थी तो पास क्यों नहीं करवा पाए। स्मृति ईरानी कहती है जनसंघ का सपना था, जनसंघ का विचार था। क्या कहेंगे क्रेडिट लेने को लेकर जो बातें हो रही हैं उस पर? कई बार बिल पेश हुआ है, 86 में, 96 में, और भी कई बार हुआ, 2010 में भी हुआ। तो कई बार बिल पेश हुआ लेकिन ये पास नहीं हो पाया और कहीं ना कोई रुकावट आती रही इसमें। अब ये बिल पास हो गया तो देखिए, ये तो है कि बीजेपी की सरकार ने पास किया है बिल, ठीक है, बीजेपी की सरकार ने पास किया। लेकिन मेरी बात पहले आपने छोड़ दी थी, बीच में ही रोक दिया था मेरे को, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2-3 कमियां सरकार ने छोड़ने का काम किया, जिससे इसके ऊपर ये शक बनता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, जो जानबूझ करके किया गया। और कहीं न कहीं वो 2024 के चुनाव से जुड़ जाता है अपने आप ही, कि जो अभी इनको सारी बातों का पता होता है सरकार को, कितना लंबा प्रोसेस होता है डिलिमिटेशन का, तो उसके लिए इनको 2 साल पहले लाना चाहिए था और इसको पास करना चाहिए था। क्योंकि अब ये 2024 में लागू नहीं होगा, 2024 में आरक्षण नहीं मिलेगा महिलाओं को। और ये इस तरह से काम ये होगा कि भाई महिलाओं को एक लड्डू दिखा दिया गया, भाई ये लड्डू है आपके लिए, लेकिन खाना नहीं है, इसको सिर्फ देखना है। तो ये कहीं ना कहीं एक मजाक जैसा लगा। अगर 1 साल पहले लाकर प्रोसेस पूरा करके जो है संसद में पास हुए बिल को नहीं कह सकती ऐसे। हाँ, दूसरी बात ये दिखाया गया है लेकिन खाने का अवसर नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, अभी वंदना जी ठीक कह रही थी, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं कि लोकसभा में एससी और एसटी का ही रिजर्वेशन है, ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। एससी की 84 सीटें हैं और एसटी की 47 सीटें आरक्षण में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब एक नया बिल लेकर के आ रहे थे, उस बिल को पास करवाना था, पूरा प्रोसेस में से गुजरना था। पहले ओबीसी को नहीं था बिल, आरक्षण नहीं था, तो इस बार आरक्षण दिया जाना चाहिए था। ये हमारी डिमांड है कि ओबीसी की भी महिलाएं हैं, जब एक ग्रुप को आप आरक्षण दे रहे हैं, दूसरे ग्रुप को एकेडमिक में है, एम्प्लॉयमेंट में है, तो यहाँ भी उनको आरक्षण देना चाहिए था, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए था। पहले जो गलती हुई सो हुई, लेकिन अब ये लागू करना चाहिए था। एक बात और हमारी बहन वंदना ने कही कि हमने 370 का खत्म किया, हमने 3 तलाक को खत्म किया। बिल्कुल किया, आपकी सरकार में ही हुआ और ये अच्छा फैसला था, ये भी अच्छा फैसला था। लेकिन उसके लिए आपने इतना लंबा टाइम बाउंड नहीं किया था। आपने देश से ये नहीं पूछा था कि हमने 370 को खत्म करना है और इसके लिए हम ये प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद ये लागू होगा, 370 खत्म होगा। ये नहीं किया गया था, आपने अचानक एकदम कर दिया था। इसी प्रकार से देश को, देश की महिलाओं को, हमारी बहनों को भी अगर आपने गिफ्ट देना था तो ऐसा देना था कि लो भाई 2024 में अपने इलेक्शन की तैयारी करो। अब ये पता नहीं कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं देता हूं, देखिए हरियाणा प्रदेश में अदर बैकवर्ड आरक्षण लागू करके गई थी कांग्रेस पार्टी, सबके सामने है। वो ओबीसी का आरक्षण लागू किया 10% और वो लागू भी कर दिया। सरकार ने सर्टिफिकेट भी बनाने शुरू कर दिए थे और आरक्षण का लाभ मिलना भी शुरू हो गया था। लेकिन जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई तो उसके ऊपर कितने आंदोलन हुए,
32 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और वो आरक्षण भी खत्म हो गया। कहीं ऐसा ही यहां भी ना हो जाए, ये एक संशय इन्होंने छोड़ने का काम किया है। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे तो ये कानून का रूप ले लेगा। लेकिन इसके लिए जो 2024 को टालने का काम किया गया, ये गलत हुआ। ओबीसी को टालने का काम किया गया, ये गलत हुआ। एन इलेक्शन के वक्त पर लेकर के आए, ये भी गलत हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। इसको पूरी आत्मीयता के साथ लागू करने का काम करना चाहिए था। कहीं न कहीं इलेक्शन का जुमला जो है इसमें झलकता है। पोपली जी आएंगे आपके पास। अभी प्रियंका हुड्डा जी, कहीं कांग्रेस पार्टी को महिला वोट के पोलराइज होने का डर तो नहीं है? महिला शक्ति का जो वोट है कहीं 2024 में बीजेपी को फायदा न मिल जाए? बिल्कुल नहीं है जी। महिलाएं बड़ी अब स्मार्ट हो चुकी है। जो इन्होंने ड्रामा किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ, उज्ज्वला योजना के साथ, आज हर महिला हरियाणा की जानती है कि ये जुमलेबाज सरकार है, धोखेबाज सरकार है। आशा वर्कर्स के साथ जो इन्होंने बर्ताव किया, जो इन्होंने पहलवानों के साथ बर्ताव किया, जो हमारे माननीय सीएम जी अपने जन संवाद कार्यक्रमों में महिलाओं के साथ उन्हें चंद्रयान पे बिठा के कहा भेज देते हैं जब वो रोजगार मांगती है। तो इस तरह की निकम्मी सरकार, महिला विरोधी सरकार को कोई पोलराइजेशन का कोई डर नहीं है। ना इनकी मंशा थी, ना इनकी मंशा है। इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो पेरेंट बॉडी है आरएसएस, इनकी महिला विरोधी सोच है। आप और हम सब जानते हैं, मेरी बहन वंदना भी जानती है, ये बेचारी मजबूर है तो सपोर्ट कर रही है। बट मैं इन्हें एक राय देना चाहती हूँ, प्लीज कंट्रोल योर बीपी। आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी सरकार, जो ऐसी सरकार के कारनामे हैं, इनके तो सारे कारण सबको पता है। जो जो इन्होंने महिलाओं के साथ किया, संदीप सिंह का किस्सा देख लीजिए, ब्रिजभूषण का देख लीजिए, और आज जो महिलाओं की जो घर पे बचत है वो 50 साल में सबसे कम हो गई है। महिला बेचारी कर्जे के, जो घर है कर्जे के अंदर डूबते जा रहे हैं, जो रोजगार है वो जीरो हो गए हैं। उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर फेंके जा रहे हैं। 200 रुपए कम करके इन्होंने जो ड्रामा किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया जाए। तो हमें कोई डर नहीं है। इनके सारे काले चिट्टे खुल चुके हैं, कोई इनको सपोर्ट नहीं करने वाला। ये जानने वाले हैं और जाने से पहले बौखलाहट आपको दिखाई दे रही है। और ये जो सत्र भी बुलाया गया है, मुझे तो ये इसलिए लग रहा है कि बुलाया गया है कि प्रधानमंत्री जी बार बार अपना क्लासरूम लगा के स्पीच दे, लोगों को बताएं कि आई एम देयर फॉर यू। इससे पहले कितनी बार इन्होंने जवाब दिया है, कितनी बार क्या बोला है, संवेदनशील मुद्दों पे इन्होंने क्या बोला है, हम सब जानते हैं। तो ये सिर्फ उनका एक प्रोपेगेंडा था, इवेंट मैनेजमेंट था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया और जिसमें वो निपुण है। और लोगों के लिए, आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए एक दबाव तो है सरकार पर कि 2024 से पहले ही लागू करें। हुड्डा साहब भी आज कह रहे थे कि इसको जितना जल्दी हो लागू किया जाए। देखिए, जो संसद में कानून पास हो गया और उसके बाद आप कहें कि वो लड्डू है, नहीं मिलेगा, मुझे लगता है इनकी समझ पर मुझे आश्चर्य होता है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि ड्रामा किया है, प्रोपेगेंडा है। भाई, हरियाणा में किसानों की जमीन जब जीजा जी को दे देते तो शगुन में दिया था ना कि जीजा जी हैं, शगुन में दे दो। अरे सुन लो जी, सुन लो प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपका आप सुन लीजिए। दूसरी बात, अरे सबको पता है जीजा जी को जो शगुन दिया था वो सबको पता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर, ज्योति की यहाँ पर जो बात कही है रेणु जी ने, उन्होंने कहा कि ओबीसी को लेकर एक उन्होंने अच्छा प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात, उन्होंने मेरी बात को उन्होंने एग्री किया कि संसद में और विधानसभा में SC, ST और जनरल 3 कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी नहीं है। और ओबीसी के लिए चिंता होनी जायज है। ओबीसी के लिए आरक्षण के बारे में सोचना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी मैं ये मानती हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं विमेन रिजर्वेशन बिल की, और उसमें इस चीज को डालना कहीं ना कहीं, ये मुझे लगता है इस पूरी कवायद पर असर डालता है। ये बताता है कि महिला आपके एजेंडे में ही नहीं, आप महिलाओं के लिए नहीं सोच रहे, आप उसके बीच में ऐसा कुछ डालना चाहते हैं जो एक्चुअल में लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। उसके ऊपर अलग से सोचना, क्योंकि ये सब महिलाओं को तो ओबीसी आरक्षण मिलेगा नहीं, मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो उसको आप महिलाओं के साथ अटैच करके ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पास और कोई जवाब तो बचा ही नहीं कि बहुत अच्छा कदम है, कोई जवाब नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ अटका दिया जाए। जिस तरह से आप ये देखिए, रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 330 में आता है लोकसभा का, विधानसभा का आता है 332 में, जिसमें
जिसमें हमने उसका एक ए पार्ट जोड़कर महिलाओं का रिजर्वेशन उसमें ऐड किया है। अगर ओबीसी का रिजर्वेशन होगा तो वो समग्र रूप से सबका होगा, जिसमें महिलाओं का भी इंक्लूडेड हो जाएगा। लेकिन ओबीसी का नाम ले लेकर बार बार ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि देखो जी हम तो महिला ओबीसी के बारे में सोच रहे हैं। भाई महिलाओं में ओबीसी भी इंक्लूडेड आ गई है इसमें, और अगर ओबीसी को आरक्षण मिलेगा तो समस्त ओबीसी को मिलेगा, चाहे उसमें मेल हैं या फीमेल हैं। लेकिन कम से कम हम महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण की बात चल रही है उसकी कवायद पर इस तरह से पानी फेरने का काम तो ना करें, अपनी बात रखें। विरोध कर सकते हैं जितनी बात में मुझे एक समय याद आता है ज्योति, जब प्रधानमंत्री कोई बड़ा स्टेप लेते थे तो वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, हम उनके नेताओं से अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात करेंगे फिर ये बड़ा स्टेप लेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि देश के हित में मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़िए। पता नहीं वो राजनीति कहाँ पर चली गई है। आप लोग भी सब छुपा कर ही करते हैं ना, वो राजनीति हाशिए पे चली गई है मोदी जी के क्या आने ये के बाद। महिला आरक्षण में पहली बार आया एजेंडा भी है? नहीं क्या ये बताते हैं। जरूरत नहीं है? क्या सभी इसके पक्ष में नहीं है? सभी इसके पक्ष में। नंबर ऑफ वोट देख लीजिए। नहीं, इनको रायशुमारी का विपक्ष ही कहते हैं, कहाँ मौका देते हैं आप लोग नहीं, रायशुमारी का? रायशुमारी की अचानक कोई बड़ा आवश्यकता तब हो फैसला। ना, रायशुमारी की आवश्यकता तो तब हो जब इसकी आवश्यकता नहीं और कोई इसके अगेंस्ट में हो। महिला आरक्षण बिल के अगेंस्ट में कोई है? हम तो सब यहाँ चीजें जितने दोनों भी तरफ से दिखाई दे चलेगी रहे ना हैं, पोपली जी। कोई भी सरकार इसके सही सरकार तरीके से अगर लागू कोई करिए, सुझाव सही मांगेगी, तरीके से तभी लागू तो करिए। विपक्ष देगा नहीं, मैं सुझाव। फिर से बोल रही हूँ ना, ओबीसी का आप खाली महिलाओं के लिए कैसे ऐड कर सकते हो? व्हाई नॉट फॉर मेल्स? पूरा करिए ना ओबीसी के लिए, आप ही ले आइए बिल। किसने मना किया आपको? आप जाइए कांग्रेस से, मैं कहती हूँ प्राइवेट मेंबर बिल ले आइए अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए आप ओबीसी एंटर क्यों कर रहे हैं वहां पे? ये मेल्स के लिए भी हो, फीमेल्स के लिए हो, ये कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी है। महिलाओं के लिए अलग कैटेगरी है, उसमें आप ओबीसी क्यों डाल रहे हैं? मुझे मेरा प्रश्न इतना है, तो आप पूरा सबके लिए बोलिए ना, क्यों नहीं मेल्स के लिए? क्यों नहीं बोलते आप? कल बोलिए, किसने मना किया आपको? जो जितना किया गया है कम से कम उसकी तो तारीफ करे विपक्ष। नहीं, ये देखिए, ये बिल तो हम भी चाहते हैं कि ये बिल आए और महिलाओं को सशक्तिकरण मिले, लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। इसमें तो बताएंगे ना जो इनकी करनी और कथनी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की पब्लिक डोमेन में अगर आप जाएंगे और उसमें सेक्शन 5 आर्टिकल 333 अगर आप पढ़ेंगे, मैं उसका अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर लेती हूँ कि जब तक जनसंख्या नहीं होगी, जनगणना नहीं होगी, तब तक इस किस्म के बिल को लागू नहीं किया जा सकता है। और अगर ये जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, और 2024 में तो इनकी सरकार ही नहीं आ रही है, जमानतें जब्त होने वाली हैं इनकी, खासकर हरियाणा की बात करें तो आप ये आपको एमपीज लोकसभा से भी तो चाहिए, आपको हरियाणा से कानून आ गया, हरियाणा से इनको एमपीज नहीं चाहिए, हरियाणा से इनको एमपीज नहीं चाहिए, हरियाणा से इनको एमपीज नहीं चाहिए। हरियाणा से इसका मतलब मेरी बहन वंदना बोलना चाहती है कि कह सकते हैं वो नहीं लागू नहीं, नहीं मेरी होगा? बहन वंदना ये क्या बोल रही है संसद का अपमान कर रहे हैं आप? क्या संविधान का अपमान कर रहे हैं? आप हरियाणा के लोगों का अपमान कर रहे हैं। कानून आ गया, आप हरियाणा के लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप तो हरियाणा के लोगों का अपमान कर रहे हैं। कमाल हो गया। अपमान तो आपके केजरीवाल जी कहते हैं। कैसे कर रहे हैं? मैं बेटा कैसे हूं, कर रहे हैं? एसवाल का पानी कैसे कर रहे हैं? खट्टर साहब कर रहे हैं, पराली का खट्टर साहब कर रहे हैं। लगता है, बड़े धुआं लगता है। हरियाणा डूब रहा था, खट्टर साहब हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। के नाम पर क्या कहते हैं? हरियाणा डूब रहा था, के नाम पर कहा जाता है। हरियाणा डूब रहा था, खट्टर साहब हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। हरियाणा पानी नहीं ले रहा, आज तक, और दिल्ली कहता है हमें पानी क्यों नहीं आज दे रहे हो? तक भगवान महिलाओं से उनकी छाती का साइज नहीं पूछा गया था किसी भी भर्ती में। खट्टर सरकार ने ये करके दिखा दिया, खट्टर सरकार ने करके दिखा, खट्टर सरकार ने ही करके दिखा दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे संस्कारों की बात की जाती है। अरे रहने दीजिए, आप लोगों की करनी और कथनी में कितना फर्क है। क्यों ओबीसी की महिलाएं शोषित नहीं है? ओबीसी की कानून तो क्या वो लागू नहीं होगा? अच्छा वंदना बहन, अपमान कर रहे हैं आप। क्या ओबीसी की महिलाएं शोषित है? क्या महिलाएं शोषित है या नहीं है ये बताइए। संविधान का अपमान इनको लगता है कि ओबीसी की महिलाएं भी शोषित नहीं है। कमाल की बात है, इनको लग रहा है कि ओबीसी की महिलाएं भी शोषित नहीं है। हद हो गई है, हद हो गई है, हद हो गई है। इनका चरित्र दिखाई दे रहा है केजरीवाल जी के द्वारा। अरे कोई नहीं शोषण वाला, जितना शोषण आपकी पार्टी में हो रहा है। रहने दीजिए, बहुत साफ सुथरी पार्टी है हमारी। अगर बखान करना शुरू करूंगी तो आदमी को शर्म आ जाएगी। फायदे में भी नहीं नहीं नहीं, एक महिला के फायदे में है तो करिए ना 6 महीने के अंदर। फायदे में है तो करिए ना 6 महीने के अंदर। आपको मालूम है कि आप नहीं कर सकते, थोड़ा लेंगे। आपको पता है चर्चा महिला आरक्षण बिल को लेकर हमने की, लोकसभा में पास हो गया है, कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वंदना जी
जी, प्रियदर्शनी जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम आरक्षण बिल को लेकर कर रहे थे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया, के समर्थन दिया गया के, लेकिन आलोचनाएं भी की गई हैं। अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा, किसको कितना वोट के लिहाज से फायदा मिलने वाला की देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए, यही इस देश की परंपरा है। संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए।